मोदी मैजिक का बंगाली टच क्या है, जरा उसको भी देखिए। मोदी ने यह एंश्योर किया कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो वहां जाकर काम करते हैं उनको बाहर से आए हुए लोगों के तौर पर जो पोर्ट्रे किया जाता है वो अब और नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए क्या क्या किया वो बहुत जल्दी से आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंश्योर किया, और ये उनकी बातों में भी झलका, उनके भाषणों में भी झलका। भाषण में कई जगह बांग्ला भाषा का इस्तेमाल जब किया उन्होंने, उसमें भी झलका। पिछली बार कैंपेनिंग के दौरान उनको जो लगा शॉर्ट कमिंग्स थी, इस बार उससे परहेज किया। मसलन इस बार दीदी और दीदी कहते हुए मंच से आपने उनको नहीं देखा होगा। मोदी मैजिक का बंगाली टच, उन्होंने फुटबॉल खेला, हालांकि कैंपेनिंग ओवर हो गई थी, वो सिक्किम गए और सिक्किम में फुटबॉल, क्योंकि आप जानते हैं फुटबॉल से बंगाल किस तरीके से कनेक्ट करके खुद को देखता है। काशी में उसके बाद उन्होंने महिला सम्मेलन भी किया, जिस दिन दूसरे फेज की वोटिंग चल रही थी उसके एक दिन पहले वो महिला सम्मेलन, जहां बंगाल में महिला वोटों को उन्होंने एक तरीके से साधा, और उन्होंने ये कहा कि ये विपक्ष है जो रोड़ा बन गया, वरना हम महिला सशक्तिकरण चाह रहे थे। झालमुड़ी जानते हैं आप, बंगाल में मुख्य रूप से स्नैकिंग इसी की होती है, बंगाल का प्रसिद्ध एक तरीके से नाश्ता कह लीजिए। हिल्सा का जिक्र, बंगाली रसोई का हिस्सा है जो मछली, उसका जिक्र किया गया। पाड़ा और अड्डा, पाड़ा मतलब क्लब्स, अड्डा मतलब अड्डे, मोहल्ले में अड्डे की सुरक्षा और सामाजिक जुड़ाव का लोकल उदाहरण उन्होंने दिया। और ये दिल्ली में वर्चुअली बंगाल की दुर्गा पूजा का जब उन्होंने उद्घाटन किया, उसके बाद आपने देखा वो पूजा में शामिल भी हुए, पंडालों में सिंदूर खेला और धुनुची नाच में उन्होंने हिस्सा लिया। ये कुल मिलाकर बंगाल के साथ हमारा पूरा कनेक्ट है, हम बाहर के लोग नहीं हैं, बंगाल की संस्कृति हमारी संस्कृति है, ये बात लोगों में पहुंचाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाब हुए। बांग्ला भाषा उन्होंने बोली, बंगाली धोती कुर्ता में वो दिखाई दिए, और इस तरीके से एक संदेश टेसिटली जो वोटर्स तक पहुंचना चाहिए था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि ये मोदी मैजिक है। अब जरा देखिए यहां बंगाल विजय में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, जिनको उन्होंने क्रेडिट दिया है, उनकी भी भूमिका समझिए। बहुत जल्दी से ये भी देखिए और उसके बाद हम चर्चा पर आगे जाते हैं। किस तरीके से वहां पर कार्यकर्ताओं ने अपनी भूमिका निभाई, ये स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, और जाहिर है अमित शाह स्ट्रैटेजी को पायनियर करते हैं। हर बूथ पर 20 से 25 कार्यकर्ताओं की टोली बनाई गई थी ताकि बूथ मजबूत किया जा सके। कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर केंद्र की योजनाओं के बारे में, और ये बात अपने पोस्ट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। शाम के समय चाय पे चर्चा और पाड़ा बैठकें उन्होंने किस तरीके से की, ये भी कि फुटबॉल प्रेमियों के साथ छोटे छोटे टूर्नामेंट्स के जरिए वो किस तरीके से लोगों से जुड़े लोग, वोटरों को घर से निकलने में पूरी मेहनत की लोग निर्भीक होकर बाहर निकले और अपना वोट कास्ट करें। डर दूर करने के लिए सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप का उन्होंने नेटवर्क बनाया। दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा पंडालों में सक्रियता उन्होंने दिखाई, और इस तरीके से, और जाहिर है आपने देखा क्या कई केंद्रीय चेहरे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे, मनोज तिवारी हों, अनुराग ठाकुर हों, मछली खाकर बंगाली खान पान को समर्थन देने की उन्होंने कोशिश की और ये बताया कि हम इस संस्कृति से अलग नहीं है। हालांकि इसको लेकर आलोचना भी बहुत हुई कि आप एक जगह दूसरा नियम रखते हैं और दूसरी जगह दूसरा। सोनार बांग्ला कैंपेन के तहत सुझाव पेटी घर घर पर ले गए, लोगों ने सुझाव दिया, उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की, जो भरोसा पत्र दिया गया। टीएमसी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वाला संदेश भी उन्होंने पहुंचाया। इस तरीके से वो प्रधानमंत्री हों या प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कार्यकर्ता, इन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाने की कोशिश की है। हर्षवर्धन, लेकिन आप समझते हैं कि ये प्रयास पिछले दफा भी हुए थे, और तभी ज्यादातर एग्जिट पोल्स ये दिखा रहे थे, उनका आकलन भी यही था कि भारतीय जनता पार्टी तो पिछली बार ही सरकार बनाने वाली पोजीशन में पहुंच रही थी, लेकिन तब क्या नहीं हुआ जो इस बार हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछली बार जो बोगस वोटिंग थी, जो छापा वोटिंग थी, उसको पूरी तरह से रोकने में कामयाब नहीं हुई। इस बार SIR डिलीशन और CAPF की तैनाती बहुत ज्यादा, एक तरह से कहें कि राष्ट्रपति शासन बिना लगाए राष्ट्रपति शासन वाला कूलिंग ऑफ पीरियड दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इसको समझना चाहिए, 2021 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इतनी हिंसा हुई थी कि उन्हें भागकर धुबरी जाना पड़ा था असम। इस बार बीजेपी ने इसका बहुत ध्यान रखा कि किसी भी कीमत पर सड़क पर लड़ाई न हो, हिंसा न हो, मारामारी न हो, वो चुपचाप अपनी रणनीति पर काम करते रहे। और इसीलिए आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत आक्रामक कैंपेन नहीं दिखी। धीरे धीरे उसको उन्होंने, जिसको कहते हैं ना कि बिल्टअप किया, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए। आप सोचिए, उन्होंने फुटबॉल क्लब को पैसे दिए, टूर्नामेंट कराए, बैठके की, ये सब अब ये खबरें आ रही, यानी उसका उन्होंने प्रचार नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि इसको बंगाल में करना है। और जो सबसे बड़ी बात, जमीन पर पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की टीम वहां काम कर रही थी, लेकिन अमित शाह एक एक मैपिंग कर रहे थे, उसका ये परिणाम सामने दिखता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरे के तौर पर नजर आते हैं। नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो विपक्ष की तरफ से कुछ स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स भी हुई हैं क्या?
जैसे विपक्ष को एकजुट होकर जिसको लड़ना चाहिए था, क्या वो स्कैटर्ड दिखाई दिया और इसी वजह से उसका वोट भी बटा क्या? क्या इसीलिए कि मैं ये शुभ्रांश के पास जाऊंगा तो ये सवाल लेकर, लेकिन पहले जनसंघ का सपना साकार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार जब हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में इसका जिक्र किया था, क्या कहा था सुनिए पहले। मेरे प्यारे बंगाल के भाइयों बहनों, हमें गर्व है कि हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सैनिक हैं। हम मां भारती के सेवक हैं। जो सपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखे थे, उसके लिए एक सैनिक की तरह हम अपना जीवन खपा रहे हैं। वो जो सपने देखे गए थे उसके लिए हम अपने जीवन को खपा रहे हैं। जनसंघ का सपना साकार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार, किस तरीके से, क्यों, ये जरा देखिए कैसे ये कनेक्शन है और कैसे यहां भी धरती गोल है, इसका उदाहरण आपको मिल रहा है। वो जो सफर शुरू हुआ उसमें कैसे बंगाल महत्वपूर्ण था और जब एक फुल सर्कल आज दिखाई दे रहा है, कैसे जनसंघ का वो सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। 1952 लोकसभा चुनाव में जनसंघ ने 3 सीटें जीती थी और ये 3 सीटें कौन कौन सी थी? कलकत्ता दक्षिण पूर्व थी, मेदिनीपुर था और पाली सुरोही की इधर राजस्थान वाली सीटें, ये जनसंघ ने तब जीती थी। अब जरा आगे आ जाइए, 1952 बंगाल चुनाव में 126 में से 9 सीटें, बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल चुनाव की, 126 में से 9 सीटें। 1977 में बंगाल चुनाव में जनता पार्टी के तौर पर 29 सीटें जीती गई थी और फिर अब कट टू 2021, 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में लाई और इस बार 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जनसंघ का सपना है जो साकार हुआ है। क्या इसको अगले 20 सेकंड में आप समराइज कर सकते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी की? क्या वाकई क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वो जो अलख जगाई थी वो टिमटिमा कर ही सही जलती रही जो आज प्रचंड ज्वाला दिखाई दे रही है? देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझिए। जब वंदे मातरम की बात करते हैं, वंदे मातरम के 150 वर्ष पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष सत्र बुलाते हैं, तो किसी को ये समझ में नहीं आया था कि ये बंगाल से कैसे चुनाव पे कैसे प्रभावित करेगा। जब हम कहते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भूमि है, रविंद्रनाथ ठाकुर की भूमि है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है, तो ये इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रवाद की भूमि है और मुझे लगता है कि उसको यहां तक राजनीतिक तौर पर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उस चेतना को यहां तक पहुंचाने का काम कर दिया। जेपी नड्डा भी अभी आपको वहां पहुंचते हुए दिखाई दिए, तो ये 3 बड़े नेता वहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। हम अपने संवाददाताओं के पास वहां जाएंगे और समझेंगे। शुभ्रांश, केवल 15 सेकंड में आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर 294 पर आप अकेले ना गए होते, आप लोग अगर एकजुट होते, वैसे वो बहुत आदर्श परिकल्पना है, तो क्या ये नतीजे कुछ और होते? दिनेश जी, बीजेपी को 45% वोट मिला है और 204 सीटें मिली है। टीएमसी को 41%, लेफ्ट को 6% और कांग्रेस को लगभग 4%। जोड़ लीजिए 41, 45, 51% का वोट अपोजिशन के पास था। अगर इंडिया अलायंस जो दिल्ली में दिखता है, अगर वो इंडिया अलायंस बंगाल में होता तो ममता जी अपनी सरकार में रहती। लेकिन चूंकि कहते हैं ना कि सत्ता का एक नशा ऐसा होता है कि जो मैं कहूं वही सही, खाता न वही जो पहले केजरीवाल कहे वही सही, खाता न वही जो ममता कहे वही सही। लेकिन अब शुभ्रांश, इसके लिए वो जो क्षेत्रीय दल हैं कई बार कांग्रेस को एरोगेंट बताते हैं और आप कह रहे हैं कि वो क्षेत्रीय दल जिनके पास सत्ता होती है उस समय समझते नहीं है और इनको एकजुट रखना अलायंस के तौर पर मेढक तौलने जैसा वाकई हो जाता है। बहुत धन्यवाद करता हूं।